हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अर्चना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हमें देखना है कि बुद्धि परीक्षण क्या होता है, बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं और बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि क्या होती है और टर्मन ने किस प्रकार से बुद्धि का वर्गीकरण किया था बुद्धि लब्धि के आधार पर। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि बुद्धि परीक्षण क्या होता है। जैसे कि दोस्तों, हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है एक दूसरे से। सभी में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अब वो भिन्नता कौन कौन सी हो सकती है, तो वो हो सकती है शारीरिक भिन्नता या फिर मानसिक भिन्नता। तो अगर हम फिजिकल अपीयरेंस के बारे में देखें, तो अगर दो बच्चे हैं, अगर एक छोटा है और एक बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हाइट में भिन्न है। ओके। और अगर एक मोटा एक पतला है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों हेल्थ में एक दूसरे से भिन्न है। एक काला और एक गोरा है, तो हम बोल सकते हैं कि कलर में भिन्न है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, विजिबल होता है। हम उसे देख के बता सकते हैं कि इस चीज़ में ये दोनों बच्चे क्या हैं, एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन अगर बात आती है मानसिक विकास की, मानसिक भिन्नता की, तो उसे हम ऐसे देख के नहीं बता सकते कि हाँ, इस बच्चे की चिंतन शक्ति क्या है, ये अच्छी है, इसकी अच्छी नहीं है। क्योंकि मानसिक विकास जो एक क्या है, एक इंडिविजुअल तत्व नहीं है। मतलब क्या बोल सकते, अकेला तत्व नहीं है, ये मानसिक शक्तियों का समूह है। उन मानसिक शक्तियों में क्या आ जाता है, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, सीखने की शक्ति, तर्क शक्ति, बुद्धि। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मानसिक भिन्नता है उसे हम देख के नहीं बता सकते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, उनके जो प्रमाण और प्रभाव होते हैं उनको देख के हम देख सकते हैं। लेकिन बुद्धि या फिर जो मानसिक तत्व हैं उन्हें हम देख नहीं सकते हैं। तो फिर हम कुछ मनोवैज्ञानिकों को यह लगा कि नहीं, क्यों ना हम मतलब बुद्धि का मापन करने के लिए कुछ परीक्षण का निर्माण करें। तो बुद्धि परीक्षण के निर्माण में सबसे आगे मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने आए। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है कि बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है, अल्फ्रेड बिने। ओके, अल्फ्रेड बिने को क्या कहा जाता है कि वो बुद्धि परीक्षण के जनक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है। तो अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है बुद्धि परीक्षण का जनक। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि बुद्धि परीक्षण होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न बुद्धि परीक्षण बनाए। इनको मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ क्या दिया है कि किसी भी व्यक्ति का बुद्धि का पता लगाने के लिए, मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी बुद्धि का पता लगाने के लिए क्या किया गया है, विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न बुद्धि परीक्षण दिए हैं। अभी बुद्धि परीक्षण को क्या किया गया है, दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा, व्यक्तिगत, मतलब वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, इसे ही व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी बोला जाता है। और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो देखेंगे कि वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में ये होता है, मतलब इसे इंग्लिश में इंडिविजुअल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। इसका आरंभ बिने ने किया था। अच्छा देखिए, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या किया जाता है, एक समय पे एक ही व्यक्ति का किया जाता है टेस्ट। और इसका निर्माण या प्रारंभ किसने किया था, तो बिनेट ने किया था। ठीक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसका प्रारंभ किसने किया था, तो बिनेट ने किया था। हम देखेंगे कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो ये परीक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है। समूह मतलब क्या होता है, दो से अधिक लोग। तो एक क्या बोला है, एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है परीक्षण। इसका प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। देखिए दोस्तों, क्या हुआ, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ कब हुआ था, तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिका में हुआ था। कारण क्या था इसका, क्यों शुरू किया गया था, तो कारण यह था कि सरकार जो है
वो मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार उनको सेना में सैनिक अफसरों व कर्मचारियों के अन्य पदों पर नियुक्त करना चाहती थी। इसका मतलब मेन रीज़न ये था ना कि जो सेना है उसमें से सबका बुद्धि परीक्षण किया जाए। जो अच्छे बुद्धि का होगा उसे अफसर के पोस्ट पे रखा जाएगा, जो थोड़ा कम बुद्धि का होगा उसे क्या करेंगे, सेना के पद पे रखेंगे। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के समय सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। ओके, अब ये जो देखिए वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये दो मेन ग्रुप हो गए, मतलब प्रकार हो गए बुद्धि परीक्षण के। अब इनको फिर से दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला है भाषात्मक मतलब वर्बल, और दूसरा है क्रियात्मक नॉन वर्बल। भाषात्मक को शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी बोला जाता है, क्रियात्मक को अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि भाषात्मक परीक्षण क्या है। वर्बल टेस्ट यानी क्या, तो इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है भाषात्मक परीक्षण में। वर्बल टेस्ट शाब्दिक भी बोल सकते हैं, मतलब जिसमें भाषा का प्रयोग हो। भाषा लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। वह अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसमें कि अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि इस व्यक्ति को लिखने और पढ़ने का कितना ज्ञान है। इसे पढ़ने कितना आता है और लिखने कितना आता है, इसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, वर्बल टेस्ट किया जाता है। उसे प्रश्नों के उत्तर लिखकर, गोला बनाकर, गुणा बनाकर या रेखांकित करके देने होते हैं। मतलब उसे जो प्रश्न दिए जाते हैं उस प्रश्न का उत्तर लिख के देना होता है, या फिर गोला बनाकर, या फिर क्रॉस बनाकर, रेखांकित मतलब अंडरलाइन करके प्रश्नों के उत्तर देना होता है। इस परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न किससे रिलेटेड होते हैं, अंक गणित के प्रश्न, ठीक, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर, मतलब पेपर में अगर जो पेपर दिया गया उसमें वो निर्देश दिए रहते हैं, उसके अनुसार क्या किया जाता है, प्रश्न के उत्तर उन्हें देना होता है। समानार्थी या विलोम शब्द, बेतरतीब शब्दों को तरतीब में लिखना, इस टाइप के क्या होते हैं उनके पेपर में या टेस्ट में बोल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे क्रियात्मक परीक्षण, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट, इसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी बोला जाता है। इन परीक्षणों का प्रयोग उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है या जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। क्या किया जाता है, मतलब नॉन वर्बल है, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनको भाषा का ज्ञान बहुत कम होता है उन पे इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता या फिर कम आता है उनके लिए परीक्षण किया जाता है। इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो वास्तविक वस्तु मतलब जो दिखती है, रियल वस्तु, उनका प्रयोग किया जाता है इस परीक्षण में। परीक्षार्थियों को समस्यापूर्ण कार्य करने को दिए जाते हैं, जैसे चित्र के बिखरे हुए टुकड़े को क्रम से लगाकर चित्र पूरा करना। देखिए जैसे क्या होता है कि कुछ चित्र बना दिए हैं और उसके अलग अलग टुकड़े कर दिए, उसे बिखेर दिए, एकदम मिक्स कर दिए एक में। अब उन टुकड़ों को उठा के क्या करना है कि उस चित्र को पूरा करना है। इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, मतलब कार्य दिए जाते हैं। या फिर किसी दिए हुए चित्र में असंभव बात को बताना, तो कोई चित्र दे दिया गया है, उसमें बोल दिया गया है कि इसमें असंभव बात कौन सी है वो बताइए। तिकोनी, चौकोर व गोल वस्तुओं को रखकर आकृति को पूरा करना, मतलब ऐसे लकड़ी के क्या होते हैं, तिकोनी मतलब 3 कोण वाली, चौकोर व गोल वस्तु होती है, उनको वो आकृति होती है, उनको रख के उस प्रकार से आकृति को पूरा करना होता है। इस प्रकार के टास्क भी मिलता है। या फिर भूल भुलैया से होकर बाहर जाने का मार्ग बताना। अब भूल भुलैया का मतलब ऐसे रास्ता बनाया जाता है आड़ा टेढ़ा बहुत ज़्यादा, उसमें से क्या होता है उसके अंदर से होकर बाहर निकलने का रास्ता बताना होता है, ये भूल भुलैया का हो गया। इस प्रकार से इस बुद्धि परीक्षण में कार्य
दिया जाता है। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे हम कि इन सभी परीक्षणों का प्रयोग अधिकतर प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये जो परीक्षण है ये मतलब कोई भी नहीं कर सकता है, जो मनोवैज्ञानिक है जिन्हें इस चीज़ का ज्ञान है वही कर सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षण के नाम दिए गए हैं। उसमें से पहला देखिए वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण, मतलब इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी इसे बोला जाता है। इसमें कौन सा पहला है, वो है बिनेट साइमन स्केल, बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल। दूसरा स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल। तो जो बिनेट साइमन स्केल है ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, बिनेट द्वारा दिया गया था। ये बिनेट जो है फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक है, मतलब फ्रांस के रहने वाले हैं। उन्होंने 1905 में थियोसोफिल साइमन के साथ मिलकर अपनी परीक्षा विधि निर्मित की, जिसे क्या कहा गया, बिनेट साइमन बुद्धि स्केल। प्रारंभ में इस स्केल में बालकों के भाषा का प्रयोग, चिंतन एवं बोध से संबंधित कुल 30 प्रश्न थे। ओके, फिर 1908 में इस बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया गया। फिर उसके बाद मतलब फिर जो 1908 में संशोधन हुआ वो 3 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया। फिर उसके बाद 1911 में भी संशोधन हुआ, वो 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया। उसके बाद स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल जो है ये वाला परीक्षण किया गया। ये मतलब जो बिनेट साइमन का 1911 वाला संशोधित परीक्षण था उसी में फिर से सुधार किया गया। 1916 में किसने किया, तो अमेरिका के जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक लेविस टर्मैन ने किया। उन्होंने क्या किया कि जो बिनेट साइमन परीक्षण 1911 के अनेक दोषों को दूर करके सन 1916 में उसे नया रूप प्रदान किया, जो क्या कहलाया, स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण। ओके, फिर इसके बाद हम देखेंगे वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण। इसमें 2 परीक्षण हैं। पहला है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। इस परीक्षण में बालक को एक ऐसा रेखा चित्र दिया जाता है जिसमें अनेक रास्ते बने होते हैं। ये परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। भूल भुलैया का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वे आयु की बुद्धि के साथ साथ क्रमशः जटिलतर होती जाती है। मतलब अगर बच्चा 3 वर्ष का है तो कम जटिल रहेगा, और वही अगर बच्चा 13-14 वर्ष का है तो जटिल भूल भुलैया चित्र बनाया जाता था। रेखा चित्र में बालक को पेंसिल से बाहर निकलने का निशान लगाकर मार्ग अंकित करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए 3 से 11 वर्ष तक के बालकों को 2 अवसर, क्या बोल रहे, 3 से 11 वर्ष तक के जो बालक होते थे उन्हें 2 अवसर मिलता था, और जो 12 से 14 वर्ष तक के बालक रहते थे उन्हें 4 अवसर दिए जाते थे। क्योंकि उनका क्या होता था, जो भूल भुलैया जो रास्ता होता था वो बहुत जटिल होता था, इसलिए उन्हें 4 अवसर मिलते थे, और जो 3 से 11 वर्ष के रहते थे उन्हें 2 ही अवसर मिलते थे। यदि वे अपने प्रयास में सफल होते थे तो उनकी बुद्धि का विकास उनकी आयु के अनुपात से मतलब आयु के अनुपात में अच्छा समझा जाता था, और अगर असफल होते थे तो उनका जो बुद्धि अनुपात है वो कम समझा जाता था। ओके, फिर हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है वेशलर वैल्यू टेस्ट। वेशलर वैल्यू टेस्ट ये परीक्षण 1939 में वेशलर वैल्यू द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि वेशलर वैल्यू परीक्षण। ओके, यह 16 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के लोगों के लिए बुद्धि का मापन करता था। ओके, मतलब ये कब से, 16 वर्ष से 64 वर्ष के जो रहते थे व्यक्ति, उनका बुद्धि परीक्षण करने के लिए वेशलर वैल्यू टेस्ट का प्रयोग किया जाता था। अब हमारा खत्म हो गया व्यक्तिगत, मतलब व्यक्तिगत रूप से 2 थे, एक भाषात्मक एक क्रियात्मक। उसमें हमने 4 परीक्षण देखे। पहला देखे बिनेट साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल, और जो क्रियात्मक था उसमें पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण देखे और वेशलर वैल्यू टेस्ट। अब हम आते हैं सामूहिक भाषात्मक परीक्षण, ये वाले पार्ट पे हम आते हैं। इसमें आर्मी अल्फा टेस्ट, पहला कौन सा है, आर्मी अल्फा टेस्ट। तो हम देखेंगे कि जो आर्मी अल्फा टेस्ट है ये कब तैयार किया गया था। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में
तैयार किया गया था। मतलब इसका उद्देश्य यह था कि जो लाखों व्यक्तियों में से उन व्यक्तियों की खोज की जाए जो मानसिक रूप से आर्मी अफसर बनने के उपयुक्त हों। जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संस्था थी, उनके जो विशेषज्ञ थे, उनके द्वारा निर्मित इस परीक्षण में 8 भाग थे। प्रत्येक में 12 से 40 तक प्रश्न थे। मतलब 8 भाग थे और प्रत्येक भाग में 12 से लेकर 40 तक प्रश्न थे। प्रत्येक भाग में प्रारंभ में सरल प्रश्न दिए गए थे। मतलब प्रत्येक भाग में पहले क्या दिया जाता था कि इजी क्वेश्चन दिए जाते थे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे क्रमिक रूप से कठिनाई स्तर बढ़ता जाता था। परिणाम स्वरूप क्या होता था कि सरल प्रश्नों का तो सभी लोग उत्तर दे देते थे, लेकिन जो कठिन प्रश्न होते थे वो बहुत कम लोग दे पाते थे। तो जो कठिन प्रश्नों के उत्तर देते थे उन्हें क्या किया जाता था, आर्मी अफसर की पोस्ट दिया जाता था, और जो सरल प्रश्नों के उत्तर देते थे उन्हें सेना के पोस्ट पे रखा जाता था। फिर इसके बाद है सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। ये टेस्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका निर्माण किया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका में सेना के विभिन्न विभागों में सैनिक का वर्गीकरण करने के लिए सामान्य वर्गीकरण परीक्षण तैयार किया गया था। मतलब जो सेना विभाग थे, सैन्य विभाग, उसमें सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया था। इस परीक्षण में 3 प्रकार की समस्याओं यथा शब्दावली, गणित तथा वस्तु गणना से संबंधित बातों का समाधान करना पड़ता था। इस परीक्षण का प्रयोग लगभग 12 लाख सैनिकों के बुद्धि परीक्षण लेने के लिए किया गया था। इस परीक्षण में क्या किया गया था, लगभग 12 लाख सैनिक थे, उनका जो बुद्धि परीक्षण करना था, इस टेस्ट द्वारा उनका बुद्धि परीक्षण किया गया था। इसके बाद है सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण। इसमें सबसे पहला है आर्मी बीटा टेस्ट। ओके, आर्मी बीटा टेस्ट में हम देखेंगे क्या होता है। आर्मी बीटा टेस्ट ये भी प्रथम विश्व युद्ध के समय ही इसका प्रयोग किया गया था। इस परीक्षण का निर्माण किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। ये परीक्षा मतलब इसलिए जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते थे या जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं होता था उनके लिए किया गया था। तो वही पैटर्न अपनाया जाता था कि मतलब ढेर में लकड़ी के टुकड़े गिनना, अंकों के स्थान पर प्रतीक प्रतिस्थापन करना, अंकों की 2 सूचियों में समानता और अंतरों को ज्ञात करना, चित्र की पूर्ति करना, इस तरह के क्या होते थे टेस्ट उनको दिया जाता था, कार्य दिया जाता था। ओके, फिर हम देखेंगे शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। शिकागो क्रियात्मक टेस्ट 6 वर्ष से लेके प्रौढ़ावस्था के व्यक्तियों के बुद्धिमापन के लिए किया जाता था। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा कि मतलब वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण कितने 2 हैं, बिने साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल। फिर वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण वो भी 2 है, पोर्टियस बुलबुलिया परीक्षण, वेशलर वैल्यूब टेस्ट। फिर सामूहिक भाषात्मक परीक्षण में हमने देखा कि आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण है आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लेना और कब कब हुआ है और किसने किया है ये परीक्षण। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद हम देखेंगे कि बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता क्यों है, मतलब यूटिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट क्यों, मतलब क्या उपयोगिता है, क्यों बुद्धि परीक्षण करना ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि विभिन्न आयु वर्ग के लिए निर्मित परीक्षणों के माध्यम से हम बालक की बुद्धि का पता लगाकर उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। तो विभिन्न आयु वर्ग मतलब अलग अलग आयु वर्ग के लिए जो निर्मित परीक्षण है उनके माध्यम से बालकों की क्या करेंगे, बुद्धि का पता लगाएंगे और फिर उसके अनुकूल हम क्या करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। इसी कारण से बुद्धि परीक्षण शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। क्या हो गया है, शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में मतलब ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है बुद्धि परीक्षण, किस किस क्षेत्र में। तो सबसे पहले जो सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में मतलब बुद्धि का पता लगाएंगे तो हम ये जान सकते हैं कि ये बच्चा अच्छी बुद्धि वाला है। ओके, फिर पिछड़े बालकों का चुनाव करने के लिए जो कम बुद्धि वाले बच्चे रहेंगे उनका पता करने के लिए, अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार करने में, अगर वो बच्चा अपराधी है तो उसका सुधार कर सकते हैं।
बालकों का वर्गीकरण करने में, मतलब ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा कम बुद्धि वाला है, ज़्यादा बुद्धि वाला है, इस प्रकार से उनका वर्गीकरण करने में सहायक होता है। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान करने में, बालक के अंदर कौन सी विशिष्ट योग्यता है उसका ज्ञान करने में उपयोगी होता है। बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य करवाने में, बालक के अंदर कितनी क्षमता है कार्य करने की, इसमें वो ये जानने के लिए उपयोगी होता है। बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान करने में, मतलब बालक कौन से व्यवसाय में बहुत अच्छा कर सकता है, अपना बेस्ट दे सकता है, उसकी जानकारी भी हमें इससे प्राप्त हो जाती है। फिर बालकों की भावी सफलता का ज्ञान करने में, अपव्यय का निवारण करने में, ओके। राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान करने में, जो देश के बालक हैं उनकी बुद्धि का ज्ञान करने के लिए ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होता है, ओके। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कि बुद्धि परीक्षण क्या होता है और बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। बुद्धि परीक्षण के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण मतलब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। फिर इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया था कि एक होता है भाषात्मक मतलब वर्बल और दूसरा होता है क्रियात्मक। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से बुद्धि परीक्षण होते हैं, मतलब प्रमुख रूप से बुद्धि परीक्षण के नाम कौन कौन से, ये टेबल हमने देखा था और कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है इस टेबल में। ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने देखा कि बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता क्या है, क्यों हमारे लिए उपयोगी है बुद्धि परीक्षण। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा और इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत बाल विकास ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यूपी टेट या फिर सी टेट या फिर सुपर टेट में भी बहुत काम आता है, ओके। तो आप लोग धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।